हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने डाई हैलाइड्स के प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे, उनके जो फिजिकल कैरेक्टर थे वो भी पढ़े थे। अब हम इस क्लास में रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक डालते हैं कि जैम डाई हैलाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एक करके इनकी सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अपने सिलेबस में केवल 3 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें फर्स्ट है कि इनका जल अपघटन कैसे होगा, जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन कैसे होगा, विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन कैसे होगा। दूसरा है अपने जो जैम डाई हैलाइड और विसिनल हैं, इन दोनों का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाएं, डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है वी हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं कैसे होंगी। तो तीनों कैरेक्टर अपने सिलेबस में, वो तीनों पढ़ते हैं पहले। तो फर्स्ट है जल अपघटन। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। जल अपघटन के लिए सबसे पहले ये देखना है कि जल अपघटन अभिक्रिया होती क्या है। तो जल अपघटन अभिक्रिया का अर्थ है कि जल की उपस्थिति में, जल की प्रेजेंस में हम क्या करवाएं, किसी भी कंपाउंड का अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन कहलाता है। अब जल अपघटन करवाने के लिए जैम डाई हैलाइड की कंडीशन में जल अपघटन करवाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जैम डाई हैलाइड के लिए, जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन कैसे करवाएं। तो जैम डाई हैलाइड होता है CH3, एग्जांपल लेते हैं CHClCl। ये एक जैम डाई हैलाइड है क्योंकि एक कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन जब करवाते हैं तो एज ए रिएजेंट रिएक्शंस को रेट को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक बेस लेते हैं, क्षार लेते हैं। अब क्षार लेंगे तो प्लस क्षार की उपस्थिति में इसका हम जल अपघटन करवाते हैं। तो यहाँ आप हाइड्रोलाइसिस लिख सकते हो या फिर H2O लिख सकते हो, या यहाँ हम क्या लिख दें, कोई बेस। सेकंड किसकी उपस्थिति में लें, कोई भी बेस, क्षार। तो बेस लें, बेस में हम KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, जो भी। नेक्स्ट देखो, इसमें जब हम फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन करवाते हैं तो Cl समूह जो कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो CCl बॉन्ड के टूटने पर प्लस और माइनस, यानी क्लोरीन पे माइनस चार्ज देता है और C पर कार्बन पे प्लस चार्ज, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है। तो क्लोरीन एक नाभिक स्नेही है जो इसमें जुड़ा हुआ है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो आने वाले समूह से H2O से H+ और OH बनते हैं। अब HOH से कौन सा नाभिक स्नेही है, H+ तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, OH- क्या है, नाभिक स्नेही। तो क्लोरीन को दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित कर सकता है, क्योंकि पहले बताया हुआ है कि समान समान को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ क्लोरीन को प्रतिस्थापित करेगा OH, तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा। नेक्स्ट है फिर से वापस वही रिएक्शन होगी, तो वापस से कौन जुड़ जाएगा, OH। तो दोनों क्लोरीन की जगह 2 OH हमें प्राप्त होंगे और HCl के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिलेगा, CH3 CHOH OH, इस तरीके से कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। अब CH3OH OH जो है, अब यहाँ बात करें, हम यहाँ इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि एक ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर वो दूसरे समूह के, दूसरे OH समूह के हाइड्रोजन के पास होते हैं, यानी उसके प्रति क्या दर्शाता है, आकर्षण दर्शाते। अब उस आकर्षण की वजह से क्या बनता है, यहाँ CHOH+O-। अब यहाँ पर क्या होगा, OH2-, यानी प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल यानी एल्कोहल समूह जिसने प्रोटॉन ग्रहण कर रखा है, ऐसा समूह हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसा समूह क्या है जिसमें ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, वैलेंसी 3 हो गई, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। दूसरा, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप।
लीविंग ग्रुप का अर्थ है छोड़कर जाने वाला, लीविंग ग्रुप का अर्थ होता है छोड़ करके जाने वाला। तो यहाँ ये ग्रुप छोड़ करके निकल सकता है। कब निकलेगा? जब ऑक्सीजन का माइनस चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाए, और जब पाई बॉन्ड बनाते हैं तो रिअरेंजमेंट में ये H2O समूह बाहर निकल जाता है, और यहाँ हमें प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H2O बाहर निकल गया प्लस से H2O, तो CH डबल बॉन्ड O हमें प्राप्त होता है। तो देखो आप आगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट ये था। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है माइनस H2O, सीधा लिख देंगे माइनस H2O करके CH3CHO, यानी एक एल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ। किसी जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है यदि कार्बन के पास एक समूह क्या हो? हाइड्रोजन हो। यहां भी यदि कोई समूह कार्बन जुड़ा हुआ होता, CH3 होता, तब क्या करेंगे? अगर CH3 कार्बन की जगह होता तो हमें, यदि मान ली रिएक्टेंट होता CH3C CH3Cl Cl, अब इसका जल अपघटन करवाएं किसी क्षार की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा Cl को हटा दो, डायरेक्ट मेथड में डबल बॉन्ड O जोड़ दो, सीधा 2 क्लोरीन को हटा करके डबल बॉन्ड O, क्या मिला? एसीटोन। इस तरीके से जैम डाई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होती है। देख लो इसको अच्छे से एक बार। फिर बात करते हैं अभी विसिनल डाई हैलाइड के लिए। नेक्स्ट है विसिनल डाई हैलाइड के लिए। विसिनल के लिए, अब विसिनल के लिए जल अपघटन कैसे करवाएंगे? CH2X ये एक विसिनल डाई हैलाइड है, यानी 2 एडजेसेंट कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं, निकटवर्ती कार्बन हैं, उनके ऊपर 2 हैलोजन है, तो इसे विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। अब विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन करवा रहे हैं, अब किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? KOH यानी क्षार की उपस्थिति में उसका जल अपघटन करवाते हैं। तो क्षार की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाना है, तो क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे तो वापस वही क्या होगा? X की जगह हमें क्या प्राप्त होगा? X की जगह हमें प्राप्त होगा CH2OH। क्लियर? तो CH2OH, X की जगह OH आ जाएगा, यानी यहां हम जल अपघटन करवाएं KOH क्षार की उपस्थिति में, तो मैंने बताया था कि हैलोजन माइनस के रूप में निकलेगा, नाभिक नहीं है, तो OH आने वाला समूह जो H2O से OH है वो इसका स्थान लेगा, इसको प्रतिस्थापित करेगा, यानी वही अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 SN2, उनके अकॉर्डिंग OH एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ X को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? CH2OH। अब इस कंडीशन पे जो 2 OH समूह हैं वो एक एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, यानी किसी एक कार्बन पर नहीं है, यानी इनके बीच का स्पेस जो होगा वो अधिक होगा, और अधिक स्पेस की वजह से एक ऑक्सीजन के लोन पेयर दूसरे हाइड्रोजन के साथ आकर्षण नहीं दर्शाते, और इस कारण क्या होगा कि यहाँ H2O समूह नहीं निकलेगा, यानी रीअरेंजमेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा अल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके से विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो नेक्स्ट रिएक्शन है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण में नाम से पता लग रहा है वी से वियोजन होता है। वियोजन का अर्थ है टूटना, अलग होना। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन से, और हैलोजन का मतलब है हैलोजन से, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें वियोजन होता है किसका? हाइड्रोजन का और हैलोजन का, वो अभिक्रियाएं विहाइड्रोहैलोजनीकरण
के अंतर्गत आती है। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें वियोजन हो, किसका, हाइड्रोजन का और हैलोजन का। तो इन अभिक्रियाओं के लिए हम देखते हैं दोनों के लिए, जैम के लिए भी और विसिनल के लिए भी, दोनों को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाते हैं। तो दोनों के लिए देखो, जैम के लिए जैम डाई हैलाइड का अब देखो जैम डाई हैलाइड है हमारे पास CH3CHClCl, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैम डाई हैलाइड है। अब जैम डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पे 2 X यानी 2 हैलोजन समूह है। अब दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यानी दूसरे कार्बन पे, बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब जैम डाई हैलाइड है तो इसका वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हमें करवाना है। तो इसके लिए हम लेते हैं वही बेस की उपस्थिति में, कोई भी बेस ले ले, जैसे KOH है, NaOH है, इस तरीके से। तो किसी भी एक बेस को लेते हैं जिसकी उपस्थिति में हम यह अभिक्रिया करवाएंगे। तो बेस की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया करवाते हैं, नाम है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हैलोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन और हैलोजन HX के रूप में यहाँ से निकलते हैं, HX के रूप में यहाँ से निकलते हैं, यानी अल्फा बीटा विलोपन यहाँ पर संपन्न होता, अल्फा बीटा विलोपन यहाँ पर संपन्न होता है। अल्फा बीटा विलोपन क्या है कि अल्फा पोजीशन से हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हमें यहाँ से निकालना है। तो अल्फा बीटा विलोपन जब होगा तो यहाँ जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हमें प्राप्त होंगे, 2 पाई बॉन्ड। प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हमें प्राप्त होंगे। दोनों के दोनों किनके बीच बनेंगे, कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच। तो हमें एक एल्कीन प्राप्त होता, CH ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन प्राप्त होता। एल्काइन हमें एज ए प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा जैम डाई हैलाइड के लिए वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है विसिनल डाई हैलाइड के लिए। विसिनल डाई हैलाइड के लिए कैसे रिएक्शन करवाएं, तो विसिनल डाई हैलाइड लिखें। पहले इसको देखो एक बार अच्छे से कैसे हुआ है। नेक्स्ट है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल के लिए वी हाइड्रोजन हैलोजन रिएक्शन करवाएं। CH2 अब इस रिएक्शन में क्या होगा, तो इस रिएक्शन में हमें यहाँ से HX निकालना है, क्लियर। तो 2 HX निकालने हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, 2 हैलोजन है तो 2 हैलोजन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालने। तो देखो यहाँ क्या होता है कि एक हैलोजन दूसरे निकटवर्ती कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकलता है और दूसरे कार्बन का हैलोजन पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकलता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से 2 HX हमें यहाँ से निकालने और हमें क्या प्राप्त होगा, बिल्कुल वही प्रोडक्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन हमें मिलेगा। कुछ नहीं करना, केवल वही सेम मेथड है, उसमें भी एल्काइन मिलेगा और यहाँ भी हमें एल्काइन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है वी हैलोजनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है वी हैलोजनीकरण। थर्ड रिएक्शन है वी हैलोजनीकरण रिएक्शन। वी हैलोजनीकरण नाम से पता लग रहा है
वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहा है। कौन? हैलोजन। इस बार कौन अलग हो रहा है? केवल हैलोजन। हाइड्रोजन का कहीं नाम नहीं है, तो हाइड्रोजन को अलग नहीं करना रिएक्शन में। तो वी हैलोजनीकरण रिएक्शन में केवल हैलोजन अलग होते हैं। अब डाई हैलाइड की हम बात करें तो डाई हैलाइड में कितने हैलोजन हैं? 2। तो 2 हैलोजन बाहर निकलेंगे। अब 2 हैलोजन बाहर निकलेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? तो 2 हैलोजन हमें यहाँ से बाहर निकालने। तो देखो वी हैलोजनीकरण रिएक्शन। अब सबसे पहले हमें लिखना है किसी जैम डाई हैलाइड की, उसके लिए बाद में लिखेंगे। विसिनल के लिए उसके बाद लिखेंगे। किसी अल्फा ओमेगा वाले के लिए, तो किसी जैम के लिए सबसे पहले लिखो जैम डाई हैलाइड के लिए वी हैलोजनीकरण रिएक्शन। तो जैम डाई हैलाइड के लिए लिखते हैं अब जैम में क्या होता है कि किसी एक कार्बन पर 2 हैलोजन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा अगर जैम का अणु लें तो उसमें भी यही होगा बिल्कुल कि किसी भी अब इनके साथ में जब हम वी हैलोजनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो तब हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ एक मेटल लेना पड़ता है, और धातु के रूप में हम यहाँ यूज करते हैं जिंक को, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाले किसी भी मेटल को यहाँ यूज करते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन देने के लिए देखो जिंक को जब यूज करेंगे तो जिंक के साथ में यहाँ एक जिंक के साथ 2 हैलोजन निकलेंगे। तो जिंक के कितने अणु लें? 2 अणु लेते हैं, तो दोनों के साथ में कितने निकलेंगे? 4 हैलोजन निकलते हैं। यानी यहाँ हमारे पास क्या निकलता है? ZnH2 के 2 अणु यहाँ निकल जाते। अब हमें क्या प्राप्त होगा? तो CH और CH के 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए। अब 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद में हमें वापस उसकी वैलेंसी को 4 करने के लिए, संयोजकता को 4 करने के लिए वापस 2 नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इधर देखो इस कार्बन के पास भी 2 वैलेंसी कम हो गई, तो अब फिर इसके लिए भी 2 बॉन्ड नए बनाने पड़ेंगे। अब 2 बॉन्ड इसके लिए नए बनाते हैं तो यहाँ एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच, और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो सबको पता है कि दूसरा बॉन्ड बनने वाला वो बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, यानी टोटल एक डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन कार्बन के बीच हमें प्राप्त होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा अपना? ZnH2 क्या हो गया? बाहर निकल गया। C2H5 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, ये कंपाउंड हमें एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी एक एल्कीन हमें प्राप्त होती। याद रखें वी हैलोजनीकरण में एल्कीन मिल रही है जैम डाई हैलाइड से, लेकिन वी हाइड्रो हैलोजनीकरण में हमें एल्काइन मिली थी। नेक्स्ट है किसी विसिनल डाई हैलाइड के लिए। विसिनल के लिए क्या करें? बिल्कुल सेम है, विसिनल के लिए भी हमें एक एल्कीन ही प्राप्त होगी। बस अंतर यह है कि यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बन लेने के लिए हमने 2 अणु किसके लिए थे? जैम डाई हैलाइड के। विसिनल में एक ही अणु में एडजेसेंट कार्बन पे 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन होता है, इसलिए एक ही अणु यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ रिएक्शन के लिए हम बात करें विसिनल की, तो विसिनल में C2H5 CH2X, सॉरी एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ इसको CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ X जोड़ दें। ये हो गया अपना विसिनल डाई हैलाइड, निकटवर्ती कार्बन के ऊपर क्या है? हैलोजन। अब यहाँ हमें जिंक धातु की रिएक्शन यदि करवाते हैं तो 2 अणु लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 अणु तब लेते हैं जब हमें
अलग अलग 2 कार्बन लेने पड़े, यानी यहाँ पहले से ही एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन जुड़े हुए हैं, 2 अलग अलग कार्बन पहले से ही दिए हुए हैं। जैम में क्या था, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन थे, इसलिए 2 कार्बन हमें यहाँ पे लेने पड़ते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ अलग से दिए हुए पहले ही, तो यहाँ ZnH2 जब हम बाहर निकालेंगे किसी रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ZnH2 को हम बाहर निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH ये भी क्या है, एक एल्कीन। तो याद रखें, जैम के लिए 2 अणुओं को आपस में जोड़ना है, विसिनल के लिए केवल 1 अणु लेना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें किसी अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के लिए। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के लिए, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में क्या होता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, CH2X CH2 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 CH2X, इस तरीके से, यानी फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे हेलोजन प्राप्त होता है। तो हेलोजन जुड़ा हुआ है फर्स्ट और लास्ट पे। अब यहाँ पर हम बात करें किसी धातु के साथ रिएक्शन की, तो ZnH2 हमें प्राप्त होगा, निकल गया। अब क्या करें, तो इस कंडीशन पे दोनों कार्बन दूर दूर हैं, निकटवर्ती कार्बन नहीं है। दूसरा, जैम हैलाइड भी नहीं है कि किसी 2 अणुओं को लेकर के आपस में जोड़ दें। अब क्या करना है कि जब ऐसी कंडीशन हो, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड दिया हुआ हो और रिएक्शन की बात करें वी हैलोजनीकरण, तो यहाँ धातु के साथ ZnH2 के रूप में यहाँ निकल जाएगा अलग प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट जो है। उसके अलावा मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा इन दोनों कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड। तो इन दोनों कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड जब हम मिलेगा तो 3 कार्बन और 5 कार्बन के रिंग हमें प्राप्त होगी, और वो कुछ इस तरीके से, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की रिंग हमें प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन एज ए प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन में प्राप्त हो रहा। नेक्स्ट है इनके उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग जितने भी हैं वो आपको जो PDF दे रखी है नोट्स के लिए, उसमें सभी उपयोग अच्छे से दिए हुए हैं, उनको समझने की जरूरत नहीं है, उपयोग को समझने की जरूरत नहीं है। कुछ उपयोग ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बाकी तो सब लगभग अपने को याद करने रहने होते हैं कि याद करने पड़ेंगे, तो उनको याद कर लेना अच्छे से नोट्स में से। और अब हम आगे बात करते हैं ट्राइहैलाइड यौगिक। इस रिएक्शन को देखो अच्छे से, उसके बाद डिस्कस करते हैं अभी कि ट्राइहैलाइड यौगिक क्या होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइहैलो व्युत्पन्न। ट्राइहैलो व्युत्पन्न नाम से पता लग रहा है कि ट्राई का अर्थ है 3, हैलोजन का अर्थ है हैलोजन। वे कंपाउंड जिनमें 3 हैलोजन उपस्थित हों ट्राइहैलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। ट्राइहैलो व्युत्पन्न में सबसे प्रमुख होता है हैलोफॉर्म, और हैलोफॉर्म का सूत्र होता है CHX3। CHX3 में X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख जो हैलोफॉर्म हमें पढ़ने हैं वो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में X बराबर क्लोरीन है और आयोडोफॉर्म के लिए X बराबर आयोडीन है। तो ये हमें पढ़ना, देखो ट्राइहैलो व्युत्पन्न में हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के बाद पढ़ना है आयोडोफॉर्म। तो टॉपिक हो गया हैलोफॉर्म। अब हैलोफॉर्म क्या होते हैं, देखो हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म के लिए सूत्र हो गया CHX3। हैलोफॉर्म में X बराबर क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। अब हैलोफॉर्म की बात करें तो बनते कैसे हैं, तो हैलोफॉर्म बनाने के लिए CH3 CHOH R या H इस वाले समूह का ऑक्सीकरण करवाते हैं,
और ऑक्सीकरण करवा करके हमें प्राप्त करना होता है CH3 C डबल बॉन्ड O R या H। इस कंडीशन में देखो हम या तो किसी अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, हेलोफॉर्म। 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा जब R बराबर कार्बन हो, H यदि है तो 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा। सबको पता है कि वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री है, 2 से जुड़ा 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल से बना सकते हैं हेलोफॉर्म। उस मेथड में सबसे पहले हमें इसे किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या फिर हम सीधा बात करें किसी कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हेलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो हेलोफॉर्म प्राप्त करने के लिए 2 यूनिट काम में ली जाती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले देखो एग्जांपल लिखते हैं कैसे यह विक्रिया होगी, हेलोफॉर्म बनाया कैसे जाएगा। तो हेलोफॉर्म बनाने के लिए हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी CH3, यही एग्जांपल लें, CH3 के बाद OH H R या जो भी है अपना जो हाइड्रोजन है। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे R ले लेते हैं। तो क्या अब क्या बनाना है, तो देखो इस रिएक्शन में हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन हम हैलोजन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम हैलोजन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हमें हैलोजन के साथ बाहर निकालने हैं और एक कार्बोनिल कंपाउंड हमें बनाना। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम किसी अल्कोहल का हैलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं और उस स्थिति में 2HX बाहर आ गया तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OR। अब यहाँ पे R भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, कार्बोनिल बनाना है अपने को, कार्बोनिल समूह लेना है। अब कार्बोनिल समूह के साथ में ये होगी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या करें, सेकंड स्टेप किसी कार्बोनिल के साथ CH3COR इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं किसी हैलोजन की। अब हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो एक जो कार्बन अपने पास निकटवर्ती कार्बन, कार्बोनिल के पास साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। उन तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा होता है। अब तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा करवाते हैं। 3X2 यहाँ पर हम X2 के 3 अणु लेते हैं। देखो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा CH3COR, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, R है, प्लस में XHX3HX। क्लियर। अब यहाँ ये हो गया सेकंड स्टेप, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब यहाँ जो अपने पास हैलोजन जुड़े हुए हैं 3, इनको अलग करके हेलोफॉर्म के रूप में प्राप्त करना पड़ेगा। अब हेलोफॉर्म के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं, देखो इसको दोनों स्टेप को, फिर थर्ड स्टेप लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए देखो दोनों स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप देखो यहाँ लिख देते हैं। थर्ड स्टेप के लिए हमें क्षार लेना पड़ेगा। तो क्षार की उपस्थिति में थर्ड स्टेप होता है CH3, देखो R यहाँ पे लिख दें, CO लिख दें, CX3 यहाँ लिख दें, थोड़ा उल्टा करके लिख दिया मैंने, प्लस में किसी क्षार की उपस्थिति में, तो NaOH, किसी क्षार की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो क्षार क्या है, कितने अणु ले लिए हमने, 3 अणु लिए हैं क्षार के। तो CH एक अणु लेते हैं क्षार के लिए, तो देखो सॉरी CHX3 के रूप में यहाँ बाहर निकलता। तो CHX3 के रूप में यहाँ किसी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो CHX3 यहाँ बाहर निकल जाता है और ONA- एक नाभिक स्नेही की तरह होता है और ये कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा, RCOONA। ये हमारा एक को प्रोडक्ट है। ये सोडियम फॉर्मेट भी हो सकता है,
सोडियम एसीटेट भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि R क्या है। यदि RH है तो HCOONA मिलेगा, तो ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। यदि यहाँ पे CH3 समूह है तो सोडियम एसीटेट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी समूह यहाँ पे R की जगह हो सकता है, हाइड्रोजन या एल्किन। ये अपना क्या था, थर्ड स्टेप। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देखना। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है हैलोजन की उपस्थिति में और कार्बोनिल यौगिक मिलता है। सेकंड स्टेप में कार्बोनिल यौगिक से हमें 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करना है और थर्ड में हमें बेस की उपस्थिति में हैलोफॉर्म प्राप्त करना है। ये 3 स्टेप हैं इस रिएक्शंस के लिए। अब X की जगह हम यहाँ आयोडीन ले तो आयोडोफॉर्म बनाने की विधि हो जाएगी। अब यदि X की जगह हम आयोडीन की ना लेकर के क्लोरीन ले तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम आगे इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ना।